नमस्ते सर, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। मैं अपने शोध विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका थोड़ा महत्वपूर्ण समय चाहता हूँ ताकि मैं आपका इंटरव्यू ले सकूँ। अभी हम बात कर रहे हैं प्रयाग के प्रख्यात रंगकर्मी श्री अनिल रंजन भौमिक सर से। सर के महत्वपूर्ण विचार रंगमंच से संबंधित हैं जो वो जानने का प्रयास करते हैं। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते जी, क्या हाल है? जी सर, ठीक हूँ सर। बताइए। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में प्रयाग में रंगमंच की स्थिति कैसी है? प्रयाग में रंगमंच की स्थिति और उत्तर भारत के शहरों से बेहतर है। किस संदर्भ में सर? एक तो यहाँ के नाटकों का चयन अन्य शहरों के नाटकों के चयन से बिल्कुल अलग है, जिसमें ज़्यादातर साहित्यिक कृतियाँ ही होती हैं जी। और ये हमारा शहर साहित्यिक नगरी होने के कारण उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे रंगमंच पे पड़ा है। एक हो गया जैसा आपने बताया जी। और कोई सर और कारण सर? दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर आप इस समय दशहरे से पहले आए हैं, तो इलाहाबाद की प्रयाग की नाट्य परंपरा रंग लीला यानी रामलीला यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की पत्थर चट्टी की रामलीला है ना, ये तो विश्व में एक स्थान रखती है ना। और अब इसकी देखा देखी पजावा कमेटी की रामलीला, ये दो रामलीलाएं बहुत पुरानी हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। बनारस तो है ही है, क्योंकि बनारस में ही राम की कथा तुलसीदास ने लिखी है पूरी और उन्होंने मंचन किया है। लेकिन रामलीला इलाहाबाद में इन दो संस्थाओं के अलावा अब बहुत सारी संस्थाओं द्वारा होने लगी, जिसमें कटरा रामलीला, तो नैनी रामलीला, तो इस तरह की राम की कथाओं को खूब कहा जा रहा है। और उसमें हमारा कलाकार कम से कम 3 महीने व्यस्त रहता है। तो पुराने से पुराने कलाकार और नए से नए कलाकार रामलीला में काम करना अपना सौभाग्य मानते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि सबने रामानंद सागर की रामलीला देखी है, बार बार टीवी में दिखाया जाता है, और कलाकारों का जो इंटरव्यू आता है अखबारों के माध्यम से, उसमें उनसे पूछा जाता है आप रामलीला क्यों कर रहे हैं, तो हर आदमी का ये एक ही प्रश्न उत्तर होता है कि हमें आत्मीय सुख मिलता है। अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे सर? मतलब स्थिति बेहतर होने में, रंगमंच की स्थिति बेहतर होने में, पहला तो बताया कि नाटकों का चयन अलग बेहतर, ज़्यादा साहित्यिक है, और नाट्य परंपराएं पत्थर चट्टी की रामलीला, और एक और महत्वपूर्ण आपने बताया पजावा रामलीला। जी सर, पजावा रामलीला कमेटी। जी सर, पजावा रामलीला। और कोई कारण जो आप देखते हैं कि? नहीं, प्राचीन काल में यहाँ तो बनारस और प्रयाग की ही रंग संस्थाएं होती थी। भारतेंदु जी भी इलाहाबाद आए हैं, आर्यभट्ट रहे हैं, पंडित माधव शुक्ल रहे हैं। इन लोगों ने शुरुआती दौर किया है इलाहाबाद का, और वहाँ से होता हुआ आज आधुनिक रंगकर में और नए नए प्रयोगों के लिए इलाहाबाद जाना जा रहा है। नए नए प्रयोगों के लिए जाना जा रहा है। यहीं पर दूधनाथ जी ने यम गाथा लिखा, यहीं पर धर्मवीर भारती ने रहते हुए अंधायुग जैसी कालजयी कृति लिखी, अमृत राय जी ने नाटक लिखे, यहीं पर एकांकी सम्राट डॉक्टर रामकुमार वर्मा हुए, यहीं पर भुवनेश्वर ने रह करके असंगत नाटक लिखा, तांबे का कीड़ा, जिसे कि विश्व का सबसे पहला असंगत नाटक कहा जाता है, वो भुवनेश्वर ने लिखा। तो इलाहाबाद तो वो भूमि है ना। लेकिन आधुनिक जब आप पूछ रहे हैं
तो आज का रंगकर्म इलाहाबाद का हो चाहे उत्तर भारत का हो, वो अनुदान जीवी रंगकर्म हो गया है। अच्छा, आधुनिक रंगमंच। जी सर। अनुदान जीवी हो गया है। अनुदान जीवी होने से क्या हुआ, आप जिनसे अनुदान लेते हैं उनके अनुसार आप नाटक करने के लिए बाध्य होते हैं। जी सर। और वर्तमान सरकार द्वारा जी उनकी नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे वरिष्ठ से वरिष्ठ रंगकर्मी भी नुक्कड़ रंगकर्म कर रहे हैं। अच्छा सर, ये आप जो बोल रहे हैं अनुदान जीवी रंगमंच हो गया, ये प्रयाग और उत्तर प्रदेश का कि उत्तर भारत, पूरा उत्तर भारत। पूरा उत्तर भारत। जी सर, पूरा उत्तर भारत। जी सर। पूरा का पूरा रंगमंच जो है वो ग्रांट पर, मतलब अनुदान पर निर्भर कर हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, सब हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, बिहार हो गया। जी। जहाँ जहाँ हिंदी रंगमंच हो रहा है सब अनुदान पे ही हो रहा है, नहीं तो कोई संस्था जीवित नहीं रह। सिर्फ मेरी संस्था समानांतर हाँ। इलाहाबाद ने आज तक कोई अनुदान नहीं लिया है। जी सर। आप जिन जिन से मिल के आ रहे हैं सब अनुदान ले रहे हैं। जी सर। और अनुदान एक बड़ी राशि मिलती है, तो अनुदान लेके तो रंगकर्म किया जा सकता है, लेकिन बिना अनुदान के कोई संस्था 46 साल तक निरंतर चल रही हो, निरंतर काम कर रही हो और अपने ही प्रयासों से रंगमंच की पत्रिका निकाल रही हो, तो वो समानांतर ही है पूरे उत्तर भारत में। कठिनाई नहीं आती है सर? आती है, मुश्किल काम है सर। आती है, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने कुछ, हमारे जो दर्शक हैं उनको हम लोग प्रेक्षक सदस्य बोलते हैं, उनसे हम सालाना एक धनराशि लेते हैं, सदस्य प्रेक्षक सदस्य धनराशि, उनके सहयोग से हम करते हैं। आर्थिक सहयोग हमें दर्शक देते हैं। जी सर। क्योंकि टिकट रख नहीं सकते। जी। यहाँ पर जो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का प्रेक्षागृह है, अगर हम उसमें टिकट लगाते हैं तो उसका रेंट बहुत बढ़ जाएगा। जी। तो आर्थिक सहयोग हमें दर्शक देते हैं, जो प्रेक्षक जी सर। NCZCC का एक ही प्रेक्षागृह है, NCZCC, जो इस समय CZCC उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र मतलब ये थिएटर, मतलब ये आपका मंचन, इनका मंचन के लिए हॉल है जी। तो इसमें शर्त ही है कि आप टिकट नहीं लगा सकते हैं, जी। क्योंकि आपको हॉल वो न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराते हैं। जी। तो व्यावसायिक काम करने के लिए जी। आपको फिर उसके मूल्य ज़्यादा देना पड़ेगा जी। और मनोरंजन कर पे करना पड़ेगा। जी। इसलिए हम लोग अपने दर्शकों से ही सहयोग लेके चलाते हैं। अच्छा सर, एक बहुत स्पेसिफिक सवाल है, ये जो सरकार द्वारा अनुदान मिलता है वो किस श्रेणी में बटा हुआ और कितना कितना मिलता है? ये तो सर एक तो रंगमंडल के लिए मिलता है। रंगमंडल के लिए ये कितना होता है सर? नहीं, रंगमंडल के लिए ना कि आपकी संस्था में एक होता है गुरु, हाँ। और उसके साथ साथ 3-4 से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे आपके काम को देखते देखते उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है। गुरु प्लस सदस्य पहले 1+3 किया, 1+4 किया, 1+5, फिर ये 30 तक जाती है, अधिकतम 30। 1+2 से 1+30 तक। 1+30, एक मनी गुरु हुआ, हाँ। 30 तक। सर इनको क्या मतलब सैलरी कैसे? इनकी पहले 6,000 थी, गुरु की 10,000 और बाकी कलाकारों की 6,000 पर महीना। जी। अन्य कलाकार जी सर 6,000। ये तो हुआ रंगमंडल का। अब एक तो रंगमंडल का हुआ, लेकिन दूसरा हुआ, ये तो रंगमंडल, पहले सुन तो लो, ये रंगमंडल। दूसरा हुआ कि आपको प्रोडक्शन ग्रांट मिलता है, प्रोडक्शन ग्रांट वो 5 लाख तक है। और तीसरा है आपको नाट्य महोत्सव आयोजित करने के लिए ग्रांट मिलता है,
जी सर। तो 3-3 ग्रांटें मिलती हैं, तो नाट्य करीब जी सर। करीब 15 से 20 लाख रुपए तक एक संस्था को मिल जाती है। एक साल में और क्या? इतना पैसा मिलता है? अरे सर आप क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? अच्छा वही आइडियोलॉजी वाला तो- आइडियोलॉजी से नहीं, आपको आपका अपना मन का काम नहीं कर सकते ना, ओके। पहली बात। दूसरा, अपनी और समझ गया सर। प्रोडक्शन ग्रांट मिनिमम से 50,000 से 5 लाख तक, जैसा रिपेटरी है उसके हिसाब से। हाँ सर, गुरु को 10,000 पहले मिलते थे, अन्य कलाकार को 6,000, अब 15 और नहीं, हाँ। अब ये जो लोग मिलता है उनसे पूछ लीजिए, ये सुषमा जी बता देंगे, उनको ग्रांट मिलता है। जी अजय जो आप अजय मुखर्जी, उनको मिलता है जी सर। और नाट्य महोत्सव आयोजित करने के लिए 5 लाख तक, और आगे भी हो सकता है, अगर सरकार की नीतियों के अनुसार कर रहे हैं तो वो 20-25 लाख तक, करोड़ तक मिलता है। करोड़ तक मिलता है? करोड़ तक मिलता है, नाट्य महोत्सव आज। हाँ। सर आप क्या बोले सर? नहीं सर, आजकल आइडियोलॉजी को जिंदा रखना बड़ा जरूरी है, वही बात है। जी सर। हाँ, तो अगला सवाल। हाँ सर, सरकार, तो आप इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे कि सरकार रंगमंच को ठीक करने के लिए कुछ कार्य कर रही है कि नहीं? ये एक सवाल है। सवाल ये है कि कला हमेशा से सरकार के संरक्षण में ही फली फूली है, जी आदिकाल से। जी सर। लेकिन क्या कलाकारों को स्वतंत्र छोड़ा गया है जी कि उन पर अपना आदेश लादा गया है? जी ये निर्भर करता है। जी सर। मतलब सर ये तो सही बोल रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि सरकार को कुछ प्रयास करना चाहिए अपना, मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोड़ के, अगर एक तरह से बोलें तो उसके संदर्भ में क्या है? वो कर दे तो सबसे अच्छा है ना, अच्छा। वो कर दे, जी सर। वो कर दे तो आपको एक से एक कृतियां मिलेंगी। जी भाई, अगर ग्रांड से अंधा युग नहीं लिखा गया है, जी सर। ग्रांड से यमगाथा नहीं लिखा गया है, ग्रांट से आधे अधूरे नहीं लिखा गया है, जी ग्रांट से जो महान कृतियां हुई हैं वो स्वतः व्यक्ति ने लिखा है। जी लेकिन जो योजनाबद्ध तरीके से लिखाया जा रहा है उनकी वैल्यू सिर्फ उस योजना तक ही है, उसका सारा जो श्रम है उस योजना के खत्म होने के बाद वही वो फुल स्टॉप हो जाता है, सर, जहाँ वो कालजयी कृति नहीं हो सकती। आजकल के संदर्भ में ना सर। नहीं, सब कभी भी आपसे अगर कहा जाए कि मेरी रानी का एक चित्र बनाओ, हाँ, वो चित्र उसने बनाया, और एक चित्रकार ने अपने से M.F. हुसैन ने बनाया, या आपके गोयनका जिन्होंने बनाया है ना। राम एक और थे कलाकार, क्या था नाम उनका, वो भी बहुत बड़े। नहीं, जितने भी चित्रकार हैं, जी जी। अगर जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं हाँ, उन लोगों ने अगर चित्र, आपने कहा कि भाई हमें इस समय गणेश चाहिए, तो गणेश आप उनके अनुसार बना रहे हैं ना, जी जी। बेचने के अनुसार। सरकार नहीं कर रहा, जो बेचेगा आपकी कृतियों को, ठीक है ना। लेकिन वही आपको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो गोयनका जैसी कृति बन जाती है जी ना। M.F. हुसैन तैयार होते हैं, है ना। लेकिन वही आप जब अपने प्रोजेक्ट के अनुसार बनाते हैं तो प्रोजेक्ट खत्म, आपकी कृति भी खत्म, चाहे वो नाटक हो, संगीत हो, नृत्य हो, कुछ भी हो, है ना। अगर हम कहें कि आज अगर कोई योजना चल रही है सरकार की या किसी भी चीज़ की, या कोई एडवर्टीजमेंट होता है, तो वो एडवर्टीजमेंट उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए तो होता है, वो प्रोडक्ट ख़त्म नहीं बिका तो आपका वो भी चला गया। तो यही बात है। लेकिन कलाकार को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, किसी भी कलाकार को आर्थिक कारणों से, क्योंकि उसका परिवार भी चलाना है, तो सरकार को हमेशा कलाकारों को, जेन्युइन कलाकारों को, नकली तो बहुत सारे घूम रहे हैं, जेन्युइन कलाकारों को आर्थिक संरक्षण देना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जैसे केंद्र बने हैं कि हम
विलुप्त होती हुई कलाओं को संरक्षण देंगे, कलाकारों को संरक्षण देंगे, क्या उन उद्देश्यों में सफल हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण होता है सर। लेकिन वही है कि सिस्टम में कौन सरकार चाहेगी कि कलाकार उसके अगेंस्ट रहे। अगर हबीब तनवीर ने चरणदास चोर में अपने लोक कलाकारों को नहीं इस्तेमाल किया होता तो क्या वो विदेश में जा कर के चरणदास चोर सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति होती, दुनिया का सबसे पहला नाटक होता, पहली बात। और मेरा ये कहना है कि जब तक नाटक स्थानीय नहीं होगा तब तक वो राष्ट्रीय नहीं हो सकता, जब तक राष्ट्रीय नहीं होगा तब तक वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो सकता। पहले स्थानीय, आप अब स्थानीय देखिए ना, हमारे विजय दान देता, उन्होंने पूरा राजस्थान घूम घूम के लोक कथाओं को लिया, सारी लोक कथाएं, आज उन लोक कथाओं पे नाटक हो रहे हैं, फिल्म बन रहे हैं, है ना। तो उन्होंने काम किया ना अपने लोक कथाओं पर, तो स्थानीयता थी ना। वो तो राजस्थान के थे, तो राजस्थान के गांव-गांव में जो लोग लोक कथाएं जानते थे, जिनका कि कहीं पुस्तक रूप में आकार नहीं था, उनको उन्होंने संग्रहित करके, बहुत बड़ी काम है विजय दान देथा का, उन्होंने उन लोक कथाओं को बचाया। अब कलाकारों ने क्या किया, उन लोक कथाओं को लेके वहाँ की लोक शैली में उसको आगे बढ़ाया। तो ये सब स्कीमें पहले वाले सरकार की थी कि यंग डायरेक्टर स्कीम, उस स्कीम के अंतर्गत क्या था कि एक युवा रंगकर्मी जिसकी उम्र 40 साल तक है, वो स्थानीय कोई कहानी को लेकर के स्थानीय लोक कलाओं को उसमें डाल करके उसको प्रस्तुत करें। तो उससे हमारा स्थानीय कोई कहानी भी आ जाती है, स्थानीय कलाकार भी आ जाते हैं, और स्थानीय लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कलाकारों को संरक्षण मिलता है। ये स्कीम तो बहुत अच्छी थी, संगीत नाटक एकेडमी की ये स्कीम बहुत अच्छी थी। फिर उसको ख़त्म कर दिया गया, 10 साल चला। उसी स्कीम के तहत रतन थ्याम निकले, उसी स्कीम के तहत भानु भारती निकले, उसी स्कीम की तरह बड़े बड़े निर्देशक जितने आपको दिख रहे हैं ना, उस स्कीम, लेकिन स्कीम ख़त्म हो गई। अब आपने संस्थाओं को ग्रांट देना शुरू किया और अपने स्कीमों को लाद रहे हैं। युवा नाटककार स्कीम क्या? यंग डायरेक्टर्स असिस्टेंस स्कीम, यंग डायरेक्टर असिस्टेंस स्कीम ऐसे ने की थी, ऐसे ने दिल्ली की। जी सर, असिस्टेंट स्कीम, उसके तहत ही तो ये सब आए, भानु भारती हो चाहे रतन थ्याम हो, ये जो सब निकल के आए उसी के तहत। क्यों, उसके अगली पीढ़ी तो हमारी हबीब साहब थी, बाबा कारण थे, ये सब थे। जो सेकंड लाइन आई वो इस स्कीम के तहत राष्ट्रीय फलक पे आए, फिर वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गए। तो ये स्कीम अच्छी थी। सर ये किसके द्वारा निकाली गई? संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली। अच्छा, संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली। अच्छा सर, अगला सवाल है सर, एक दो सवाल और पूछूंगा, ज़्यादा नहीं। महिला नायिकाएं या स्त्री नायिकाएं या एक्टर्स। उत्तर भारत की पहली महिला निर्देशिका जो मेरे नॉलेज में है वो है गिरीश रस्तोगी, गोरखपुर से, जिनका संस्था का नाम रूपांतरण था। और बनारस की शायद चंद्रकला त्रिपाठी, शायद, और बनारस में भी एक दो निर्देशिकाएं थीं। उसके बाद बहुत सारे लोग निकले उत्तर भारत में, जैसे लखनऊ से बेदा राकेश आई, इलाहाबाद से पूजा ठाकुर हुई, सुषमा शर्मा हुई, रितंदरा मिश्रा हुई। ये तो सब इस पीढ़ी के हैं ना। और अब तो बहुत सारी हो रही हैं। कोलकाता में उषा गांगुली हुई, बम्बई में आपकी नादिरा बब्बर हुई, दिल्ली में कीर्ति जैन हुई, है ना। बहुत सारे निर्देशिका हैं। तो ये महिला निर्देशिकाएं जब आई बाहर तो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि लोगों ने अपने घरों से लड़कियों को सुरक्षित माना कि महिला निर्देशिका हैं, तो मैं महिलाएं रंगकर्मी का
ज़्यादा आना शुरू हुआ। जो पहले महिला अभिनेत्रियाँ नहीं मिलती थी, महिलाओं का पात्र पुरुष ही किया करते थे ज़्यादातर, लेकिन महिला निर्देशिकाओं के आने पर कहीं ना कहीं सुरक्षा की भावना परिवार को लगा, और अब तो मतलब भरपूर आती महिलाएं रंगमंच में। मतलब इसलिए अब एक्ट्रेस ज़्यादा लड़कियां आ रही हैं। अब असल में दूरदर्शन है, चैनल है, फिल्म है, ये जो एक बड़ा कैनवास है, जी सर। वो कैनवास है ना। जी सर। सर इनके आने से रंगमंच में, अच्छा ये तो आपने बदलाव किया बताइए। कि ये आ रही हैं, ज़्यादा लोग आने से थोड़ा लोगों में भरोसा बढ़ा है इनका, तो इसलिए अपनी बच्चियों को भेज रहे हैं। परिवार का भरोसा बढ़ा है, परिवार का भरोसा बढ़ा। और लोगों ने महिला पर आधारित बहुत सारे नाटक लिखे, जैसे तो भुवन राकेश ने जैसे आधे अधूरे लिखा है ना। तो इस तरह महिलाओं की समस्याओं को लेकर के बहुत से नाटक लिखे गए, और महिलाओं द्वारा अगर लिखा जा रहा है तो वो उनकी संवेदनाएं, उनकी स्थितियां, उनके दैनिक कार्यकलाप, ये सबसे ज़्यादा अभिज्ञ है। पुरुष भी लिखे हैं, पुरुषों ने भी महिलाओं पर, लेकिन एक महिलाओं की समस्याओं को ज़्यादा अच्छी तरह से अवगत है, तो उनको लिखने में महिला लेखिकाओं का बहुत बड़ा योगदान है। जी। तो आप ये बोल रहे हैं कि नाट्य वस्तु में परिवर्तन आया है महिलाओं के आने से? वस्तु में परिवर्तन आया है। जी सर। महिलाओं ने अपनी समस्याओं को उजागर किया है। जैसे एक नाटक नुक्कड़ में बहुत होता था, लड़की पढ़कर क्या करेगी। जी जी जी। है ना। जी जी। जन नाट्य मंच का एक नाटक है औरत, खूब खेला गया है। जी सर। है ना। तो औरतों की सारी समस्याएं उस पर रखी गई हैं। तो धीरे धीरे अब जिस तरह आप कहानी उपन्यास में देख रहे हैं कि स्त्री विमर्श की बड़ी बात कही जा रही है, तो नाटकों में भी स्त्री विमर्श पर बहुत बातें की गई। स्त्री विमर्श अब खुल के आ रहा है ना। खुल के आ रहा है। तो इस संदर्भ में हमने जो नाटक किए हैं स्त्री विमर्श पर, उसमें यरमा, सुशीला, शकुंतला, है ना, महागाथा, पांचाली, मंथन, इन चरित्रों के माध्यम से मतलब स्त्री ने अपने आप को रेखांकित किया है, अपनी उपस्थिति मंच पर दर्ज कराई है। जो पुरुष प्रधान समाज है वहाँ पर स्त्री ने दस्तक दी है। सर अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के प्रख्यात रंगकर्मी श्री अनिल रंजन भौमिक सर से। सर ने अपना बहुत महत्वपूर्ण और कीमती वक्त दिया मेरे सवालों के लिए। वैसे पूरा तो मैं नहीं पूछ पाया, शायद सर के पास अर्थाभाव या तबीयत शायद ठीक नहीं है। नहीं, मेरे पास समय की कमी है। आज दूधना जी का जन्मदिन वहाँ जाना है। जी, सर को कहीं जाना है, तो सर का बहुमूल्य टाइम प्राप्त हो उसके लिए सर। लेकिन आपके प्रश्नों का मैं लिखित उत्तर भेज दूंगा आपको। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत आभार। बहुत ये रख लो। जी सर।